नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एमए और बीए के सभी नए बैचेज 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस के लिए हम इंडियन फिलॉसफी देखने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मैं कुछ डाउट था कुछ बच्चों को, पहले वो दूर करने की कोशिश कर देता हूँ कि अभी हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपका लाइन सिलेबस है, हम पहले उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप लाइन टू लाइन सिलेबस समझ जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि नॉर्मल जो फिलॉसफी है, चार वाक, जैन, बुद्ध, ये वो तो आप सब कर लेंगे। मतलब कर लेंगे अंदर से, करवाऊंगा तो मैं ही, टेंशन मत लीजिए। तो वो हो जाएगा। फिर वो 10 से 12 दिन का खेल होता है सारा का सारा। एक दिन एक फिलॉसफी पढ़ेंगे तो 10 दिन में आपका इंडियन फिलॉसफी कवर अप हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे पहले हमें वो सारे कंसेप्ट इसके अंदर देखना जरूरी है जो सिलेबस के अंदर ऊपर से दिखे गए हैं। मान लीजिए हमने लास्ट टाइम देखा था प्रमा और प्रमाण का सिद्धांत, तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्रमा और प्रमाण का सिद्धांत। इसी तरीके से आगे आता है सत्य और त्रुटि के सिद्धांत। तो आज का आपका टॉपिक है सत्य और त्रुटि के सिद्धांत। जो नए बच्चे हैं वो इसको इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अभी आपके पास महीना, 1.5 महीना, 2 महीना है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। तो अभी आप अपनी आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं, डाउट्स दूर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है प्रीलिम्स से पहले। प्रीलिम्स के बाद भी आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचता है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीलिम्स से पहले आप चाहे 2 ही सेक्शन करें, चाहे एक ही सेक्शन करें, लेकिन वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जब एग्जाम हमारा नजदीक हो तो मैं ये कह सकूं कि हाँ यार, ये सेक्शन तो मुझे अच्छी तरह आता है, अब बाकी सेक्शन देखने हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि मैं बहुत सारा पढ़ लूं और सारा भूल जाऊं। ठीक है, ये गलती मुझे नहीं करनी है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, सत्य और त्रुटि के सिद्धांत। द थ्योरी और द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड एरर इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, अभी तक हम जो टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो इंडियन फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजी है, वो ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान की व्याख्या, ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान का रिसर्च, या फिर हम जिसको कहते हैं ना खोज, ज्ञान की खोज, या फिर जिसको हम कहते हैं ज्ञान की व्याख्या, या हम जिसको कहते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज, वो सब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपका प्रमा, प्रमाण और प्रमेय का सिद्धांत। प्रमा मीन्स था अ वैलिड नॉलेज, यथार्थ ज्ञान। जो ऑब्जेक्ट जिस कंटेक्स्ट में रखा हुआ है, कोई विषय जिस परिस्थिति में रखा हुआ है, उसी परिस्थिति के अंदर उस ऑब्जेक्ट का वैसा ही ज्ञान जैसा वो ऑब्जेक्ट है, ये कहलाता है प्रमा। जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम डाला गया है प्रमेय, और जिस तरीके से मुझे ज्ञान होता है वो होता है प्रमाण। ये तो एक सिंपल रास्ता हुआ। इसी को हमने आगे डिस्क्राइब करने की कोशिश की, क्योंकि अभी क्या है, ज्यादा लिखने का मेरे पास है नहीं। मतलब लिखने का मतलब, अब हमने प्रीवियस क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा। तो जब जैसे हम आज वाले टॉपिक पर आएंगे या फिर आपके हिसाब से आज वाले टॉपिक पर आएंगे, वैसे हम लिखना शुरू कर देंगे। तब तक आप मेरी शक्ल को देखकर बोर होते रहिए। तो पहली बात तो क्या हुई कि प्रमा, प्रमाण, प्रमेय। मन में एक प्रश्न आता है, सर ये तीनों को डिस्क्राइब क्यों किया गया इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में। प्रमा मतलब तो हो गया वैलिड नॉलेज, इसका मतलब दिमाग में एक बात आती है कि साहब ज्ञान को प्रमा कहते हैं, साइड में हटा दीजिए। प्रमाण, प्रमाण हमने पढ़े थे बेसिकली 4 तरह के और कंप्लीटली 6 तरीके के। 4 तरीके कौन से थे? प्रत्यक्ष, इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ये कहलाई प्रत्यक्ष। सबसे बड़ा फॉलोवर था चारवाक, बाकी लगभग सभी ने इसको एक्सेप्ट किया। दूसरा आता है अनुमान, जिसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। अनुमान का मतलब है एक व्याप्ति संबंध के द्वारा होने वाला ज्ञान। व्याप्ति संबंध किस किस के बीच में है? पक्ष, हेतु और साध्य के बीच का व्याप्ति संबंध है। दूसरी बात, हेतु और साध्य के बीच का एक कंपलसरी रिलेशन, मैंडेटरी रिलेशन, उसको सिद्ध करना ही कहलाता है अनुमान। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन ने इस पर ज्यादा जोर दिया, चारवाक के अलावा सारे लोग इसको मानते थे। उपमान,
कंपैरिजन जिसको हम कहते हैं। कंपैरिजन अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, सभी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी और एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत के अंदर उपमान को भी बताया जाता है। उपमान बेसिकली अनुमान पर बेस्ड है, लेकिन जो उपमान के फॉलोअर हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि उपमान का मतलब है पिक्चर नॉलेज, एक तरह का पुराना ज्ञान, जिस पुराने ज्ञान के बिहाफ पर मैं नए ज्ञान की व्याख्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत सालों पहले एक मोबाइल फोन देखा था, और जब मैं आज आया हूँ यहाँ पर 20 साल बाद, आपने कहा सर इसको जानते हो क्या, मैं कहूँगा अरे ये तो मोबाइल फोन जैसा है। इट मीन्स व्हाट, मैंने उस ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा है जो आपके हाथ में है। मैंने मोबाइल फोन देखा था लेकिन 20 साल पहले देखा था। मैंने क्या किया, मैंने उस 20 साल पुरानी नॉलेज को कंपेयर किया आज आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ जो आपके हाथ में था। मैंने पाया दोनों में सिमिलरिटीज थी, और मैंने उस ऑब्जेक्ट को पहचान लिया जो आपके हाथ में था। ये हुआ कंपैरिजन या उपमान। चार वाक्य के अलावा ऑलमोस्ट सभी लोग इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आता है शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमोनी। शब्दों के द्वारा भी ज्ञान होता है। चार वाक्य इसे नहीं मानता, बाकी सभी लोग इसको मानते हैं। कैसे होता है शब्दों के द्वारा ज्ञान? किताबों में क्या लिखा हुआ है, वेदों ने क्या लिखा है, उपनिषद क्या बता रहे हैं, वेदांत क्या बता रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या बता रहे हैं, ये सब शब्दों के द्वारा लिखे गए हैं। लिटरेचर है इनके अंदर, शब्द हैं इनके अंदर। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप यूएसए जा रहे हैं, यूएसए आप कभी गए नहीं हैं, और उस एयरपोर्ट के ऊपर, यूएसए के एयरपोर्ट के ऊपर आपको एक मैप दिया जाता है, एक नक्शा दिया जाता है, और कहा जाता है ये यूएसए है, घूम लीजिए। क्या वो नक्शा यूएसए है? नहीं। लेकिन वहां जो शब्द लिखे गए हैं कि साहब ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, यहाँ नदी है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पर्वत है, यहाँ सब कुछ है, और आप उन शब्दों को मानते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं। इट मीन्स शब्दों के द्वारा भी ज्ञान होता है, लिखित शब्दों के द्वारा भी ज्ञान होता है, मौखिक शब्दों के द्वारा भी ज्ञान होता है। प्रश्न ये उठता है, शब्द कौन बोलेगा, शब्द कहां से आएंगे? तो शब्द कहा गया है आप्त पुरुष जो होगा, आदर्श पुरुष जो होगा, सम्मानजनक पुरुष जो होगा, जिसकी बातों के ऊपर कभी अविश्वास नहीं हो सकता, जो प्रमाणित है, उसी की बातों को स्वीकार किया जाएगा और शब्दों से ज्ञान हो सकता है। बेसिकली वेदों के अंदर जो बातें लिखी गई है उसको प्रमाणित करना इसका बेसिक मोटिव रहता है। मीमांसा और वेदांत इसके बड़े फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट आता है अर्थ आपत्ति। अर्थ आपत्ति का मतलब है एक कंट्रोवर्सी हो गई, दो अलग अलग स्टेटमेंट आपस में लड़ाई करने लग गए, जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आया। आप कहेंगे कि सर मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है लेकिन ये कचरा है। यार ये क्या बात हुई, जब दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है तो ये कचरा कैसे हो सकता है, समझाइए मुझे। आपने कहा सर समझाना क्या है, मैंने कहा ना दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है लेकिन कचरा है। अब ये दो स्टेटमेंट हो गए, दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है लेकिन ये कचरा है। अब दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए मुझे एक नया स्टेटमेंट बीच में डालना पड़ेगा ताकि इस लड़ाई को खत्म किया जा सके। आपने कहा सर मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है लेकिन ये कचरा है, एक नया स्टेटमेंट बीच में डाल देता हूं, सर मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है लेकिन चूंकि ये खराब हो चुका है इसलिए ये कचरा है। सिंपल, ये खराब हो चुका है इसलिए ये कचरा है। तो अर्थ आपत्ति क्या करता है, जब मुझे दो अलग अलग स्टेटमेंट से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और एक सही अर्थ नहीं मालूम हो पाता, तो मैं एक तीसरे स्टेटमेंट को बीच में डाल देता हूं और बता देता हूं ये क्या है। नेक्स्ट, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब है कि जो जहां मौजूद होना चाहिए वो वहां नहीं है। मैं क्लास में मौजूद होना चाहूं लेकिन मैं क्लास में नहीं हूं, तो आप क्या कहेंगे, सर कहां गए, सर कहां गए। इट मीन सर यहां थे नहीं, आज तो नहीं है, फिर आपने क्यों बोला सर कहां गए, कल थे, अच्छा कल थे, हाँ यही होते हैं क्या, रोज यही होते हैं, तो आज कहां गए, यही तो हम पूछ रहे हैं कहां गए। इट मीन जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां पर, जो रिक्तता आई है वहां पर, उस रिक्तता का ज्ञान, ऑब्जेक्ट के वहां पर प्रेजेंस नहीं होने का ज्ञान क्या कहलाता है, अनुपलब्धि। ये 6 तरह के प्रमाण
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि मीमांसक मानते हैं और कोई नहीं मानता, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर। ये हो गया प्रमा मतलब ज्ञान। प्रमाण 6 तरह के। प्रमेय, ऑब्जेक्ट किस तरीके का होना चाहिए। ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो भैया हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रमेय है आपका, जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसको भी रियल होना जरूरी है, उसको भी यथार्थ होना जरूरी है, उसको भी अपने वास्तविक स्वरूप में रहना जरूरी है। वरना क्या होगा, वरना पंगा हो जाएगा, वरना समस्या क्रिएट हो जाएगी। कैसे समस्या क्रिएट हो जाएगी, हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर पेट्रोल डालकर दे देता हूं तो आपकी एसिडिटी तो पता नहीं रिलीज होगी या नहीं होगी, आप खुद रिलीज हो जाएंगे। इट मीन्स जैसा दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट वैसा ही उसे होना पड़ेगा। अगर मैं प्रमा की बात करता हूं तो इट मीन्स इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो सत्य का सिद्धांत है, बेसिकली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रमा, जिसके अंदर 6 तरह के प्रमाणों का यूज किया जाता है, 6 तरह के अलग अलग रास्तों का यूज किया जाता है, जिनके बिहाफ पे मैं प्रमा को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो सत्य का मतलब भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जिसके अंदर सत्य ज्ञान, जिसके अंदर प्रमाणिक ज्ञान, जिसके अंदर वास्तविक ज्ञान, जिसके अंदर यथार्थ ज्ञान या सत्य ज्ञान की बात की जाती है, वो कहलाता है प्रमा। तो ये सब तो हो गया प्रमा। चलिए ठीक है, प्रमा तो समझ कि प्रमा का मतलब हो गया यथार्थ ज्ञान, जहां प्रमाण भी होना उचित है, जहां प्रमेय भी होना सही जरूरी है, वरना ज्ञान नहीं होगा। मे बी पॉसिबल 1% चांस अगर मान लीजिए मैं कर देता हूं कि भैया आपका प्रमेय जो है गड़बड़ हो गया, या फिर मैं कह दूं कि आपका जो प्रमाण जो है गड़बड़ हो गया, या मैं कह दूं कि जो प्रमा है वो प्रमा था ही नहीं, तो हमने उसका दूसरा नाम डाला, वो था अप्रमा। अप्रमा मतलब इनवैलिड नॉलेज। इनवैलिड नॉलेज मतलब त्रुटि का सिद्धांत। त्रुटि का सिद्धांत मतलब गलत ज्ञान। अब ये भी अलग 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 तरीके से फाइंड आउट होता है, अलग तरीके से पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें पढ़ी जाती है उसको हम कहते हैं ख्यातिवाद, भ्रम के सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत जिसके अंदर भ्रम को डिफाइन किया जाता है, ऐसे सिद्धांत जहां भ्रम को एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसे सिद्धांत जहां भ्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई जाती है, उसकी विशेषताएं समझाई जाती है। क्या है भ्रम? भ्रम का मतलब है जब ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा नहीं पता चलता तो वो हो जाता है भ्रम। भ्रमित होना, कंफ्यूज्ड होना। कंफ्यूज्ड होने का मतलब क्या है? मैंने कहा 2 + 2 = 5, आपने कहा सर हाँ 5, फिर आप कहेंगे नहीं 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 सर क्या बोले आप, 5? 5 नहीं 4। मैं कहूँगा भैया 5, अरे सर 4, अरे भैया 5 सर 4। कंफ्यूजन हो गई, 2 + 2 को कुछ और होना चाहिए था और मैं 2 + 2 को कुछ और मान रहा हूं, तो यहां भ्रम, कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन या भ्रम का बेसिक मतलब क्या है? जिस रास्ते पर मुझे चलकर मंजिल मिलनी चाहिए, मैं या तो रास्ता गलत चूज कर लिया या मेरी मंजिल बदल गई, और कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं भ्रमित होना। भ्रमित होना मतलब या तो मेरी डायरेक्शन गलत है या मेरा एम गलत है, इसी को कहते हैं भ्रमित होना। पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर इस भ्रम को, इस ख्याति को अलग 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 तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। अब हम थोड़ा पेन पेंसिल उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को अब मेरी शक्ल ना दिखे। सत्य आप समझ गए, अब त्रुटि पे आते हैं। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में अगर आपने प्रमा, प्रमाण और प्रमेय पढ़ लिया, इसके अलावा मैक्सिमम 5 से 10 थ्योरीज मैं आपको बताऊंगा, आपका काम हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है। तरीका क्या है, आप सिर्फ बेस समझ जाइए। सिलेबस का एक कोर होता है, एक आधार होता है, एक बेस होता है। उस कोर को अगर आप समझ गए फिर दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोई हवाई फायर नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आप कहते हैं सर ये तो हवाई फायर था, नहीं हवाई फायर नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको सिखाया 2 का टेबल,
2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4, और ये इस तरीके से चलता चलता 2 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 20। ये पूरा टेबल आपको याद हो गया, ये पूरा थीम आपको याद हो गया। अब अगर ये आपको याद है तो आपको मेरे हिसाब से ये पता होना चाहिए ये कितना होगा, ये पता होना चाहिए कितना होगा। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया, इस बेस को समझ लिया, इस आधार को समझ लिया, और जिसने आधार को समझ लिया वो फिर ऐसे प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे प्रश्न, ऐसे सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का जो थीम है, जो बेस है, वो है प्रमाण। दैट्स इट। जिसने इसको समझ लिया उसको इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के प्रमाण नहीं, पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के कोई प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसके अलावा अगर मैं 10 प्रिंसिपल और जोड़ देता हूं, 10 थ्योरीज और जोड़ देता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं 3 प्रश्न करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक जना रोक सकता है, आप खुद, क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो रुक जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता। स्मार्ट स्टडी करना सीखिए भैया, स्मार्ट स्टडी। आप बिहार के लोग हैं, बिहारी लोगों का एक विशेषता होता है, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि बिहारी लोगों का एक बड़ी विशेषता है। बोले सर क्या? कि वो कम मेहनत के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लाने की हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा वो स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वो बहुत ज्यादा लगन के साथ मेहनत करते हैं। तो अगर ये विशेषता आपके पास है तो दोनों काम कीजिए। पहला स्मार्ट स्टडी, वो चीजें सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पढ़नी है, और उसके बाद जो पढ़नी है उसके ऊपर मेहनत कीजिए जितना मेहनत कर सकते हैं। चैलेंज के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ। मेरा मान लीजिए, मेरा एक ये चैलेंज है आप लोगों को कि आप कुछ भी कर लें, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें, इससे कम नंबर आपका नहीं आएगा, कम नंबर नहीं आएगा। और ये मेरा चैलेंज है बाकी लोगों को जो कहते हैं फिलॉसफी में नंबर नहीं आता, कि मेरा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा दिन नहीं रुकना है, बहुत जल्द मेरा स्टूडेंट ये मार्क्स लेकर सबको दिखाएगा कि फिलॉसफी में इतना मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, ये मेरा 250 टू 280 का रेंज है, जहां बच्चों को यहाँ पर मैं वेरी करके दिखा दूंगा कि देखिए फिलॉसफी में ऐसे नंबर आता है। तो मैं आपके ऊपर जुआ खेल रहा हूं और आप अपने किस्मत के ऊपर जुआ खेल रहे हैं। तो स्मार्ट स्टडी पहले टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उस पर दिन रात मेहनत कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिलेक्शन बड़ी चीज नहीं है, बड़ा चीज ये है कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ने का सुनिश्चित किया है जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं। क्यों अवॉइड कर देते हैं? क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, टीचर नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, किताबें नहीं है, समझाने वाला नहीं है, और हमें लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि फिलॉसफी में नंबर बहुत दिया जाता है, बहुत नंबर आता है फिलॉसफी में। तो चलिए फालतू बात बंद करते हैं, सिलेबस पे आते हैं। ख्यातिवाद की हम बात कर रहे थे, थ्योरी ऑफ एरर की हम बात कर रहे थे। क्यों एरर कहा गया इसको? एरर का मीनिंग क्या है? एरर का मतलब क्या है? किसे आप कहते हैं एरर? एरर का मतलब क्या है? 10 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 4 कितना आना चाहिए? मैंने कहा साहब 50 आना चाहिए। अरे आपने कहा सर क्या दिमाग हिल गया है लगता है। देखते हैं, 20 प्लस 5 माइनस 4 कितना हुआ? 25 माइनस 4 कितना हुआ? 21 हुआ। मैं कितना बताया था? 50 हुआ कितना? 21। डिफरेंस कितने का हो गया? आप कहेंगे सर 29 का। क्या आप ज्यादा बता दिए? हाँ, प्लस 29। ये आपका एरर हो गया। एरर मीन्स व्हाट? इसके अंदर जो रियलिटी थी उससे 29 अंक ज्यादा का मैं आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एरर का मतलब क्या है? जिसे जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं है, इसको हम कहते हैं एरर। उसी तरीके से फिलॉसफी के अंदर भी यही देखा जाता है। ये मैं हूं स्मार्ट सा एक लड़का जो एक गाड़ी को देख रहा है, जो गाड़ी इसके सामने खड़ी है, और ये कहता है कि ये गाड़ी जो है इसके 70 टायर हैं, इसकी छत जो है वो इतनी बड़ी है कि पूरा संसार इसमें आ जाता है, इसका जो ड्राइवर है उसके 70 पैर हैं, इसका जो मालिक है उसके 50 आंखें हैं। आप कहेंगे ये क्या था? इट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट है
अगर वैसा उसका ज्ञान नहीं हो रहा तो इसको कहा जाता है एरर, इसको कहा जाता है भ्रम। भ्रम का मतलब यथार्थ से दूरी, रियलिटी से दूरी, इसको हमने भ्रम कह दिया। अब इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में इसको एक्सप्लेन किया गया ख्यातिवाद के रूप में, ख्याति के सिद्धांत, द कंसेप्ट ऑफ ख्याति और द कंसेप्ट ऑफ एरर। कैसे, क्या क्या कंसेप्ट इसमें जोड़े गए, क्या क्या सिद्धांत इसमें जोड़े गए। तो यहां पर बेसिकली 5 तरह के सिद्धांत जोड़े जाते हैं। आत्मख्याति, देखिए ग्रामर में थोड़ा सा मैं बड़ी मात्रा लगा रहा हूँ, छोटी मात्रा लगाना चाहिए। सत्य ख्याति, असत ख्याति, कर्सर अटक गया, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। सिंपल, 1 2 3 4 5, 5 तरह की फिलॉसफी हम इसमें पढ़ते हैं। आत्मख्याति, सत्य ख्याति, असत्य ख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति। आत्मख्याति क्या है? विज्ञानवादी बौद्ध इसे समझते हैं। विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं अपनी आत्मा में झांकने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो जिसे आप ख्याति कह रहे हैं, जिसे आप सही कह रहे हैं, जिसे आप गलत कह रहे हैं, बेसिकली वो बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर है। आपकी बुद्धि आपकी आत्मा के साथ मिलकर ख्याति का निर्माण करती है। इसका मतलब ख्याति सही है क्या? नहीं, आभासी है, काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है। गाड़ी के अंदर आपको लगा कि ये ट्रक है, तो गाड़ी और ट्रक दोनों आभासी हैं, आभास हुआ, कल्पना हुआ, इमेजिनेशन हुआ, इलिज्म हुआ, वास्तविक नहीं है वो। वास्तविक है तो अंदर से लग रहा था कि वास्तविक है। बेसिकली सारा का सारा जो कंफ्यूजन है वो इज इक्वल टू 0 है। बुद्धि आत्मा के साथ मिलकर उसका निर्माण करती है, बस। सिंपल। इसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, बौद्ध ही फिलॉसफी है, ठीक है, बौद्ध फिलॉसफी है असत ख्याति। शून्यवादी बौद्ध मानते हैं असत ख्याति। असत का मतलब है कि जो हमेशा नहीं होगी, असत, जो सत्य नहीं है वो असत कहलाती है। असत का मतलब है जो हमेशा नहीं होगी, मतलब अभी दिखाई दे रहा है, शायद बाद में नहीं दिखाई देगा। वाचस्पति मिश्र ने भी इसके ऊपर जोर दिया, इसको समझाने का कोशिश किया। शून्यवादी बौद्ध का सिद्धांत है ख्याति होती है लेकिन हमेशा नहीं होती। अभी है, हो सकता है कल ना हो, कल हो सकता है परसों ना हो। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं इन पांचों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ख्यातिवाद जो है उसको किस तरीके से समझाया जाए या उसका रिलेवेंस किस तरीके से देखा जाए, तो वो है सत्ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। ये मैंने आपके सामने पीडीएफ लगाने का चेष्टा किया है, इसको आप इस तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। लिखने मुझे बड़ा जोर आता है तो मैंने आपके सामने पीडीएफ डाल दिया कि देख लीजिए। सत्ख्याति में रामानुज, मैंने पहले बौद्ध दर्शन को साइड में हटा दिया एक बार। क्या था बौद्ध दर्शन के अंदर? बौद्ध दर्शन के अंदर हमने देखा कि 2 तरह से देखा गया था। एक था आपका आत्मख्याति जो कहता है कि सब कुछ अंदर है, बाहर तो कुछ भी नहीं। एक था असत ख्याति जो ये कहता है सब कुछ असद है, सत कुछ नहीं है कल नहीं होगा, कल है परसों नहीं होगा, असत है, कंटिन्यूस नहीं है। रामानुजाचार्य ने कहा सत्य ख्यातिवाद, और जो आपका अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है वो कहा शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ पर इसलिए दोनों सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या कहा सत्ख्यातिवाद में? रामानुजाचार्य कहते हैं चूंकि ब्रह्म भी सत्य है तो ब्रह्म का जगत भी सत्य है, तो जगत और ब्रह्म जब दोनों सत्य है तो जगत के अंदर होने वाली सारी घटनाएं भी सत्य है।
जगत के अंदर होने वाली जब सारी घटनाएं सत्य है तो जगत के अंदर होने वाला सारा ज्ञान भी सत्य है। ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता, मिथ्या विषय का नहीं हो सकता। ज्ञान अगर मिथ्या विषय का भी हो रहा है हमेशा सत्य होगा। ज्ञान और ज्ञान का विषय हमेशा सत्य होता है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि हमें सत्य, रज और तम के कारण ये ज्ञान का कहीं ना कहीं मिथ्या आरोपण हो जाता है। कैसे सर, कैसे? रामानुजाचार्य कहते हैं इस दुनिया का जितना भी वस्तु है, जितना भी विषय है, वो तीन अलग अलग तत्वों से बना हुआ है। सत्य, रज, तम, तीनों से बना हुआ है। अब होता क्या है, हमारा ये अंदाजा है, मान लीजिए कि एक लैपटॉप जो है उसके अंदर सत्य, रज और तम का जो रेशो होगा वो मैं मान लीजिए ये रेशो मान लेता हूं लैपटॉप का। सत्य गुण जो है उसके अंदर वो 50% है, तमोगुण जो है उसके अंदर 40% है और रजोगुण जो है 10% है। रफ आइडिया, हालांकि उल्टा करना चाहिए था मुझे, लेकिन रफ आइडिया मैंने मान लिया। अब आपको जो दिखाई दे रही है कल्पना वो ऐसी दिखाई दे रही है कि उसका रेशो बदल गया। तो हमें बेसिकली जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो गुणों का परिवर्तन है, त्रिवृत्तीकरण। तीन अलग अलग वृत्तीकरण के कारण मुझे वहां पर जो ऑब्जेक्ट है जैसा उसे होना चाहिए वैसा प्रतीत नहीं हो रहा, तो इसको मैं भ्रम कह देता हूं। ठीक है। सॉरी। अन्यथा ख्यातिवाद, यहां फिर से सारे के सारे ज्ञान को यथार्थ माना गया, यथ अर्थ रियल माना गया, वास्तविक माना गया। जयंत भट्ट के अनुसार किसी यथार्थ वस्तु का सम्यक अग्रहण के कारण, मतलब मैंने उसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश की और उसके कारण कई बार क्या होता है, मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता हूं कि वो सही है या गलत है। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। न्यायिकों का मानना है कि भ्रम का विषय तो वास्तविक है, सब्जेक्ट ऑफ एरर ये तो वास्तविक है, लेकिन जो जहां दिखाई दे रहा है वो वहां मौजूद नहीं। इसको आप इस तरीके से समझिए। मैं कहता हूं कि साहब आज एक एक्स देश के अंदर आतंकवादी हमला हो गया जहां पर 100 लोग मारे गए। हमला हुआ है, हमला वास्तविक है, लेकिन मैं उसका दर्द महसूस नहीं कर सकता क्योंकि वो यहां पर नहीं है। हमला तो हुआ है, हमला तो वास्तविक है, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं करता। तो यहां पर न्याय दर्शन ये कहता है कि भ्रम का जो विषय है वो तो वास्तविक है, भ्रम तो होता है, लेकिन वो जहां दिखाई देता है वहां नहीं होता है। तो भ्रम होता क्यों है? न्यायी कहते हैं भैया आपकी मेमोरी के कारण, स्मृति के कारण। लास्ट, अनिर्वचनीय ख्याति, शंकराचार्य जी का सिद्धांत कि साहब भ्रम की स्थिति के अंदर हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, भ्रम की स्थिति के अंदर हमें विषय का ज्ञान होता है, भ्रम की स्थिति के अंदर हमें विषय, वस्तु, प्रमा, प्रमाण सबका ज्ञान होने की चेष्टा होती है, लेकिन हो नहीं पाता है। शंकराचार्य कहते हैं आप भ्रम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? भ्रम का मतलब है ज्ञान की कमी, भ्रम का मतलब है ज्ञान की कमी। और जब ज्ञान की ही कमी हो गई तो आप उसका जस्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? शंकराचार्य ने कहा अनिर्वचन, उसका जिसको कहें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि भ्रम का विषय अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो सत्य नहीं है, हमेशा भ्रम नहीं होगा। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो भ्रम तो है, मतलब असत्य भी नहीं है। तो शंकराचार्य ने कहा कि भ्रम के अंदर तीन अलग 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 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है, अधिष्ठान, अध्यस्त और अध्यास। रस्सी और सांप का उदाहरण लीजिए। आप अंधेरे कमरे में सो रहे हैं और अचानक से आपकी आंख खुली और आपने कहा सांप। आपको नहीं पता वो क्या है, आपने जस्ट देखा और चिल्लाए आप सांप। अब वहां रस्सी रखी हुई थी, रस्सी जो है, जो सत्य है,
अधिष्ठान कहलाएगी। सांप मुझे दिखाई दिया, सांप वहां था नहीं, मैंने उस पर उसको महसूस किया कि वो सांप है, ये अध्यस्त हो गया। हो सकता है आप उसमें सांप ना देखें, आप उसमें तार देख लें, आप उसमें कोई परछाई देख लें, आप उसमें भूत देख लें। तो एक हो गया जो रियल है, जो वहां रखा हुआ है रस्सी, वो हो गया अधिष्ठान। दूसरा जो मेरे माइंड में पहला विचार आया वो हो गया अध्यस्त, और जब मैंने उस पर इम्पोज कर दिया अध्यास, यही सांप है। नहीं नहीं ये रस्सी है, अरे भैया सांप है। शंकराचार्य कहते हैं रस्सी, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो तो हमेशा सत्य है, जो भ्रम है वो असत है। तो आप क्या कहेंगे, ये भ्रम सत्य है या असत है? शंकराचार्य कहते हैं ना तो सत्य है ना असत है, वो अनिर्वचनीय। ये सिद्धांत उनके मायावाद को सिद्ध करने का एक प्रयास था। अब इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। ये नोट्स मैंने आपको दिए हैं, एक बार आप पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा। मुद्दा क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बैक टू द टॉपिक, वापस से अपने विषय पे आते हैं। टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है? सत्य जिससे मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सके, जिसके द्वारा मैंने जो फाइंड आउट कर लिया वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, बात खत्म। त्रुटि, त्रुटि का मतलब जब मैं ज्ञान करने की चेष्टा करता हूँ तो मुझे ज्ञान हो नहीं पाता है, वो उतना ज्ञान नहीं हो पाता है जितने की मैं डिमांड कर रहा हूँ, जितने की मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, तो वो त्रुटि कहलाता है। मैं गोलगप्पा खाने गया और मैं कचौरी खाकर आ गया, क्यों? मुझे पता ही नहीं है कि गोलगप्पा होता क्या है। तो बेसिकली भ्रम होता क्यों है? भ्रम होता है जब हम पूरे अटेंशन के अंदर नहीं होते हैं, जब हमारी चेतना शक्ति प्रॉपर जागृत नहीं होती है। तीसरी बात, ये जितने भी 5 अलग अलग टाइप्स की मैंने ख्यातियां पढ़ी हो, लेकिन ये पांचों ख्यातियां कभी भी ख्याति या भ्रम को सिद्ध नहीं कर सकती। ये जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भ्रम या इल्यूजन, ये सिर्फ एरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एरर नहीं है। ठीक है, इसको आप पढ़िए। इसमें एक टॉपिक और ऐड कर दीजिएगा जब आप पढ़ेंगे, व्याप्ति। व्याप्ति के द्वारा भी कई बार क्या होता है, हेत्वाभास हो जाता है। हेतु अगर आभासी हो जाए तो भी हमें त्रुटि ज्ञान हो जाता है। उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।